चाइनीज फौजें तेजपुर से महज 30 किलोमीटर दूर रह गई थी, इसीलिए लद्दाख से चाइनीज फौजें वापस नहीं गई। वो भी चाइनीज फौजी अंदर आके और वो तोड़ ताड़ जाते थे और हमारे जो जेसीबीज थे उनको नुकसान पहुंचा जाते थे। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और हमारे साथ कर्नल दानवीर सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर इस ब्रॉडकास्ट में क्योंकि बात करना जरूरी है। जिस तरह से भारत एलसी लाइन ऑफ कंट्रोल, वो बॉर्डर जो पाकिस्तान से शेयर करता है, या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी जो कि चाइना के साथ शेयर करता है, और एलएसी हम आप सभी जानते हैं लगातार सुर्खियों में रहा है। इस बात के लिए सुर्खियों में रहा है क्योंकि चाइना ने हेकड़े दिखाने की कोशिश की, जिसका जवाब भारत की तरफ से करारा मिला है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो लिए गए हैं एलएसी के पास। और अगर आप अब एक्सपर्ट्स को ही कहते हुए सुनते होंगे रोज कि भारत ने अगर ये इनिशिएटिव्स पहले ले लिए होते तो शायद मौजूदा हालात तक की सिचुएशन पहुंचती ही नहीं। तो कर्नल सर, बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। ये जो अब कहा जा रहा है, आप जैसे एक्सपर्ट्स लगातार कहते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स लगातार कहते हैं कि भारत ने जिस तरह का इंफ्रा डेवलपमेंट या फिर एरिया को बिल्डअप करने का काम किया है, इसके अलावा जो वेपन्स हैं वो भी वहां पर पोजीशन किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसमें मीनिंग क्या देखते हैं आप? आपका विश्लेषण क्या कहता है? और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना और समझना चाहूंगी कि जब इस तरह के इनिशिएटिव भारत ले रहा है तो उसमें सबसे स्ट्राइकिंग इनिशिएटिव आपको एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कौन सा लगता है? देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा। और जब हम पीछे जाते हैं तो हमारे को 1962 याद एकदम से आ जाता है। लेकिन 1962 के बाद में किस तरीके से हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर अपने डिफेंसेस बनाए और अपना एक रवैया रखा, उसके पीछे पॉलिटिक्स के जो पर्दे के पीछे क्या असलियत थी उसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हम एक गरीब मुल्क थे, हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। 91 के रिफॉर्म्स के बाद हम देखते हैं कि हमारी जो जीडीपी है वो इम्प्रूव हुई है और बहुत सारे बदलाव 91 के बाद आने शुरू हुए। तो उससे पहले हमारी पॉलिसी क्या थी? हमारी ये पॉलिसी थी कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर अपनी फौजें रखेंगे जरूर, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे को ये लगता था कि अगर हम वहां पर रोड्स बनाएंगे और वहां पर तरक्की करेंगे उस तरीके से, तो युद्ध के टाइम में चाइनीज उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके और हमारे डीपर इनलैंड्स घुसपैठ कर पाएगा। इसका मिसाल हम लेते थे 1962 की जंग से, जब चाइनीज फौजें तेजपुर से महज 30 किलोमीटर दूर रह गई थी, लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद उनको मजबूरन वापस जाना पड़ा, क्योंकि पूरे अरुणाचल के अंदर रोड नेटवर्क नहीं था। और उस रोड नेटवर्क के अभाव में माउंटेनियस टेरेन था, बहुत खतरनाक जंगल थे वहां के, जिसको चाइनीज जिसकी वजह से चाइनीज की लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम इतनी विकट थी, इतनी बड़ी थी कि वो वहां पर उसका रहना असंभव था, इसीलिए वो वापस चला गया। तो हमने ये तय किया कि ठीक है, हमारी जैसे हालात हैं, जिस तरीके के हम लोग हैं, हम इतना जोखिम नहीं उठा सकते कि इस इलाके को डेवलप कर दें और कल अगर युद्ध होता है तो चाइनीज फिर से तेजपुर के नजदीक आ जाएं, और अब क्योंकि रोड्स उनको अवेलेबल होंगे, उनकी लॉजिस्टिक्स रिजॉल्व हो जाएंगी, तो फिर वो वापस नहीं जाएंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर प्लानिंग थी। लेकिन अगर यही चीज आप लद्दाख में चले जाएं तो लद्दाख में ना बारिश होती है, ना जंगल है, सुपर हाई एल्टीट्यूड है, लेकिन एक्लिमेटाइजेशन के बाद उसकी भी आदत पड़ जाती है आपको, तो कोई ज्यादा इशू नहीं है। प्लेन इलाका है, गाड़ियों को वहां पर रोड्स की जरूरत नहीं है, वो बड़े आराम से जो फ्लैट बेड है वहां पर मूवमेंट कर सकती है। तो इसीलिए लद्दाख से चाइनीज फौजें वापस नहीं गई।
तो लेकिन हमने टेम्पलेट वही रखा जो हमने अरुणाचल का रखा था, वही हमने लद्दाख का रखा कि हम लॉजिस्टिक्स करेक्शन, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे। लेकिन 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, धीरे-धीरे हिंदुस्तान की तरक्की हुई, हिंदुस्तान के पास पैसा आया और एक स्टेज आई जब हमको लगा कि हमको ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए और अपनी स्ट्रेटजी के अंदर तब्दीली लानी चाहिए और ये समय था 2010 से लेके 2014 तक का। इस दौरान हमने काफी प्रयास करे कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास अपनी रोड्स को इम्प्रूव करें, हम हमारे जो गांव हैं वहां पर उनका उनका बिजली पानी इम्प्रूव करें, वहां पर हम कैनाल नेटवर्क जहां पे खास तौर से डैम चौक के अंदर उसको इम्प्रूव करें, ब्रिज बनाए, रोड बनाए। लेकिन इन सब गतिविधियों को लेकर चाइनीज खुश नहीं थे और वो हमारे ऊपर प्रेशर डालने लगे। तभी आप देखेंगे कि 2010 के बाद चाइनीज घुसपैठ दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए। यहां तक बढ़ गए कि देप्सांग के अंदर वो भारतीय सीमा के अंदर लगभग 15-20 किलोमीटर अंदर आ गए और 1 महीने तक रहे। और हमारे जो विदेश मंत्री थे उस समय के, जब उनसे प्रेस ने सवाल पूछा कि चाइनीज घुसपैठ है, तो उनका जवाब बहुत ही हैरत अंगेज था। उन्होंने बोला कि ये खूबसूरत महिला के गाल पर एक मुहासे जैसा है, समय के हिसाब से ये चले जाएगा। खैर, समय के हिसाब से ये घुसपैठ के चले गए, लेकिन भारत की जो जो साइकोलॉजी थी उसको जख्मी कर गए और 1962 की यादों को ताजा कर गए। लेकिन 2014 के बाद में जब पॉलिटिकल सिचुएशन देश के अंदर बदली, तब ये डिसाइड हुआ कि हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रेसिवली इंप्रूव करना है और हम उस अभियान में लग गए। हमने अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और लेह लद्दाख के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना प्रारंभ कर दिया। इससे चाइनीज बौखला गए और चाइनीज ने एक बहुत बड़ी घुसपैठ करी, बहुत बड़ी तादाद में अपने सैनिकों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर लाके खड़ा किया, जिसके बाद गलवान हुआ और आज भी वो सैनिक वहां पे मौजूद हैं। दरअसल वो इसी बात से बौखलाया हुआ है कि भारत अब अपने पैरों पे क्यों खड़ा हो रहा है और अब क्यों इस तरीके से तैयारी कर रहा है कि हमारी परेशानियां अब बढ़ रही हैं और उसी परेशानियों की वजह से चाइनीज का एक रवैया आपको देखने को मिला था। लेकिन अब वो रवैये में भी नरमी आ रही है क्योंकि हमारी तरफ से सख्ती और पकड़ जो है वो बढ़ती जा रही है और ये पकड़ इसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से बढ़ रही है। अभी रोड नेटवर्क बहुत जबरदस्त होता चले जा रहा है। पूर्वोत्तर में हम देख रहे हैं कि बड़े-बड़े ब्रिजेस बन गए हैं, रेलवे नेटवर्क भी इम्प्रूव हुआ है और बॉर्डर के अंदर जो लैटरल लैटरल का मतलब है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पैरेलल जो रोड चलती है। एक तो रोड्स होती हैं जो जो प्लेन एरिया से फीडर होके अंदर को जाती हैं और एक रोड होती है जो इन सारी फीडर रोड्स को कनेक्ट करती है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ चलती है। इस तरीके की मल्टी लेयर्ड रोड्स वहां पर आ गई हैं। बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ है उन इलाकों में। इसी तरह लेह के अंदर भी हुआ है। तो अब चाइनीज आपत्ति नहीं करते जैसे पहले करा करते थे। पहले आपको याद हो, अगर आप न्यूज खंगाले गूगल करें तो देमचौक के अंदर हम मनरेगा के तहत अपनी छोटी सी कैनाल बना रहे थे जिससे कि किसानों को सिंचाई में फायदा हो। वो भी चाइनीज फौजी अंदर आके और वो तोड़ ताड़ जाते थे और हमारे जो जेसीबीज थे उनको नुकसान पहुंचा जाते थे। तो ऐसी घटनाएं पहले होती थी, इतनी दबंगाई थी उनकी, तो अब वो सब समाप्त हो गया है। तो आपको लगता है जो मल्टी लेयर्ड रोड्स जिनका आपने जिक्र किया या फिर अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से नॉर्दर्न कमांड द्वारा ये बताया गया कि भाई हमने कई ऐसे हथियार हैं जिनकी तैनाती कर दी है, क्या इसमें भी किसी तरह का सिंबलिज्म होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और कौन सी ऐसी बड़ी बातें हैं जो आपको लगता है हमारे दर्शकों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका ध्यान उस ओर भी आकर्षित करने की जरूरत है? देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, जब रोड बढ़ती है, रोड बनती है और रोड हम्म, के ऊपर ब्रिज मजबूत बनता है,
तो बड़े-बड़े हथियार भी उनके ऊपर से चल के आगे पहुँचते हैं। जब रोड ही नहीं होगी, जब पुल ही नहीं होगा, तो बड़ा हथियार कैसे जाएगा? तो ये सब चीज़ लिंक्ड है। जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो गया, तो आप और ज़्यादा घातक हथियार आगे ले जा सकते हैं और आगे डिप्लॉय कर सकते हैं। अभी लद्दाख के अंदर हमारे T-72, T-90 टैंक्स मौजूद हैं। वहाँ पर वज्र नाम की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स हैं। वहाँ पर बहुत सारे अग्रिम हेलीपैड्स और एयरफील्ड्स, एयर स्ट्रिप्स बन चुकी हैं, जहाँ पर जहाज और हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं। हमारे पास में बहुत जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है इन टर्म्स ऑफ टनलिंग, और उससे टाइम की बचत हो रही है, मूवमेंट तेजी से हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव हो गया है। जब लॉजिस्टिक्स इंप्रूव हो गया, तो आपकी वहां पर सस्टेनेबिलिटी भी इंप्रूव हो गई, आपकी वहां पर रहने की क्षमता बढ़ गई। आपकी रहने की क्षमता बढ़ गई, तो आप ज्यादा तादाद में सैनिकों को ले जा पाए वहां पर, और सैनिकों को लंबे ड्यूरेशन तक रख पाए। एक समय था जब आप लंबे ड्यूरेशन तक नहीं रख पाते थे, वो आपकी मजबूरी थी। और जब वो मजबूरी थी और जब आपको पता था कि ये आपकी मजबूरी है, तो मजबूरन आपको ऐसे स्टेटमेंट देने पड़ते थे कि खूबसूरत महिला के गाल पर ये मुहासा है। अब ऐसे स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। और आपको भारत के लिहाज से कौन सा ऐसा बड़ा शिफ्ट दिखाई देता है? क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल फ्रंट पर कहें या हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कहें, चाइना कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहा है कि उसमें उसके वो उसे एससीओ में भी जो भारत का बढ़ता हुआ कद और इन्फ्लुएंस है, उसे लेकर भी उसके मन में चिंता है। उसके जो स्कॉलर्स हैं या जो उसके थिंकर्स हैं या उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, वो लगातार इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं सिस्टमैटिकली हर फ्रंट पर वो इंडिया को टारगेट करने की कोशिश करता है। एट द सेम टाइम इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो चाइना के इन क्लेम्स को मानते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं कि चाइना जो है वो इंडियन टेरिटरी में बैठा हुआ है और भारत जो है उसका सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा। देखिए, सबसे पहले तो इंडियंस की बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स का एक अपना किरदार है, और इसी पॉलिटिक्स के चलते, मोदी विरोध के चलते इस तरीके की बातें होती हैं। लेकिन हमारी डेमोक्रेसी की एक बड़ी खासियत भी है। चाहे हम किसी चीज का पॉलिटिकली कैसे भी विरोध करें, जो भी कोई पार्टी इख्तिदार में आती है, पावर में आती है, वो नेशनल पॉलिसी से छेड़खानी नहीं करती है। उसके अंदर आप निरंतर प्रोग्रेस ही पाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली कांग्रेस की सरकारों की चलाई हुई जो रणनीति थी, उसको बदली नहीं किया। लाइकवाइज मनमोहन की सरकार ने भी ऐसा नहीं किया, और मोदी साहब ने भी ऐसा नहीं किया। सब ने जो नेशनल लाइन है उसको उसी तरीके से आगे बढ़ाया है। लोकल पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, बट नेशनल इंटरेस्ट दूसरी तरफ, दूसरी जगह पर है। अगर जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, कल अगर वो पावर में आते हैं, आई कैन अश्योर यू कि वो उनकी पॉलिसी में भी कोई चेंज नहीं होगा। और ये चीज शायद हमारे लोग इतनी अच्छी तरह ना जानते हो, लेकिन चाइनीज इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने ये चीज होते इस देश के अंदर देखी है। ये मजबूती चाइना नहीं, पूरी दुनिया भी समझती है। और चाइना बिल्कुल बौखलाया हुआ है, उसका बौखलाना बहुत स्वाभाविक है। चाहे वो एससीओ हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो कोई सा भी मल्टीलैटरल फोरम हो, भारत को चैलेंज करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। वो उसकी मजबूरी है, और उसकी बौखलाहट और भी ज्यादा इसलिए बढ़ गई है कि अब भारत उसको प्रॉपरली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर चैलेंज कर रहा है। जब से इन्होंने घुसपैठ करी है, मेरे ख्याल से, अगर मेरे को डेट तो 5 मई की थी, साल मेरे ख्याल से 2021 का था जब चाइनीज ने इंट्रूजन किया था। वो एक आखिरी इंट्रूजन था। उसके बाद हमने कैसे कैलाश की पहाड़ियों पर कब्जा किया, और फिर चाइनीज को पेगोंगसो के फिंगर से वापस हटना पड़ा, उनकी रिट्रीट हुई। हाँ, तो 2020 यू आर सेइंग, राइट? तो 2020। हाँ, तो आप ये समझिए कि वो एक आखिरी घुसपैठ की घटना थी। उसके बाद आप कोई घुसपैठ की घटना नहीं पाएंगे।
आप जरूर उनके फौजियों की और भारतीय फौजियों की के मुष्ट युद्ध वाले जो वीडियोस हैं वो जरूर देखने को एक बार बीच में मिले, बट अदरवाइज कोई इंट्रूजन नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे हम्म। डेवलपमेंट को रोकते हुए चाइनीज सोल्जर्स हमारे इलाके में आके दबंगाई दिखाते हुए आपको कोई रिपोर्ट नहीं दिखेगी। जमाना बदली हो गया है, चीजें बदली हो गई हैं, और अब चाइना को भी इस नई असलियत से समझौता कर लेना चाहिए, और मेरे ख्याल से उसके पास और कोई चारा भी नहीं। आपको लग रहा है कि चाइना उस मोड में जाने के लिए तैयार है, ये देखते हुए भी कि उसके क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए इंडिया के भीतर ही एक इको सिस्टम मौजूद है? और साथ ही क्या ये माना जाए इंडिया और यूएस का एक साथ आना दरअसल ये चाइना को काउंटर करने की ही एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है? क्या इसे इफेक्टिव माना जा सकता है? जी हाँ, ये बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, और इंसिडेंटली ये अमेरिका के साथ चलने की जो मुहिम थी, ये मेरे ख्याल से जो मेरे को ध्यान पड़ता है, ये यूपीए की सरकार से शुरू हुई थी। चाहे वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट की बात हो, चाहे वो क्वाड में जाने की बात हो, मालाबार एक्सरसाइजेस की बात हो, ये उस टाइम से शुरू किया गया रणनीतिक फैसला था। और अभी इसकी शिद्दत बहुत तेज है, बहुत जोर शोर से हम उस तरफ अग्रसर हैं। अब ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री हैं, चाहे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपका अमेरिका के साथ में खड़े होकर चाइना को चैलेंज करना हो, या देश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, या इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, ये सारी चीजों को एक साथ जोड़ना चाहिए। इनमें से एक भी चीज आप हटा देंगे तो आप चाइना के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। तो ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट, और इन सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट है देश के हालात, देश के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हालात। वो बात और है कि टमाटर इस समय बहुत महंगा है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक हालात हमारे बड़े स्ट्रांग हैं। हम बहुत ही जल्द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया के बन जाएंगे। और अगर दुनिया के साथ हम अपने हालात को कंपेयर करें तो हमारे हालात, इकोनॉमिक हालात काफी बड़े बड़े मुल्कों से बहुत बेहतर है। और ये श्रेय जाता है इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के चलते। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और फिर आपका लाइन ऑफ कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा है तो खर्च कर पाएंगे। साथ ही अगर आपके पास पैसा है और आप के अंदर मार्केट है, तो बड़े बड़े जो मार्केट फोर्सेस हैं वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और आपकी स्ट्रेटेजी जो जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, जिसको आजकल जियो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, उसके अंदर भी चार चांद लगेंगे। तो ये सारी चीजों को जोड़ते हुए देखना चाहिए, तब हमें ये बात समझ में अच्छी तरह आती है। इसके अलावा ये भी एक बात मैं संक्षेप में आपसे जानना और समझना चाह रही हूँ कि ये जो पाकिस्तान और चाइना का एक तरीके से अलायंस है, हर चीज में चाहे वो यूएन में टेररिस्ट को ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट का मामला हो, जहां चाइना आकर पाकिस्तान की मदद कर देता है, पाकिस्तानी में जो टेररिस्ट या आउटफिट्स बैठे हुए हैं उनको बचाने का काम करता है। इस अलायंस का तोड़ क्या है? देखिए, इसका कोई फिलहाल शॉर्ट टर्म कोई तोड़ नहीं है, लॉन्ग टर्म इसका तोड़ है। देखिए, इससे छवि चाइना की कम खराब हो रही है, पाकिस्तान की छवि ज्यादा खराब होती है। अल्टीमेटली हाईलाइट इसमें पाकिस्तान ही होता है, और पाकिस्तान मोहरा है चाइनीज का, चाइनीज की ये मजबूरी है। और लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि रियलिटी इंडिया को छोड़कर नहीं है। और चाइनीज इकोनॉमी और चाइनीज का जो ग्राफ था वो भी अब कम होते जा रहा है। और जिस तरीके की आदत अब चाइनीज पॉपुलेशन को लग गई है, अगर उस तरीके की इकोनॉमिक ग्रोथ का सस्टेनेंस चाइना ना कर पाया तो चाइना के अंदरूनी हालात बहुत खराब हो जाएंगे, और हिंदुस्तान को नाराज करके हिंदुस्तान के खिलाफ जाके चाइनीज इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाएंगे। तो जो भी आप अभी देखते हैं ये बहुत ही टेम्परेरी और शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म में चाइना के पास और इंडिया के पास एक दूसरे की सपोर्ट में आने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। तो ये जब मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म बात कर रहा हूं। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म में आप ये देखते रहेंगे कि कैसे पाकिस्तान का छुटमुट तरीके से इस्तेमाल भारत के खिलाफ एटलीस्ट
काउंटर नैरेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल दानवीर सिंह, आपने इतनी डिटेल में हमारे दर्शकों को चाइना इंडिया ने जिस तरह से इंफ्रा डेवलप किया है एलएसी पर, और ये जो चाइना पाकिस्तान का अलायंस है उसे लेकर जिस तरह से डिटेल में जाकर समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद सर, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम। जय हिंद, प्लेजर टॉकिंग टू यू।